एग्जिस्टेंस ऑफ लोन एंड एडवांसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू सीक। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा एग्जिस्टेंस में कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे फॉर लोन एंड एडवांसेस, और साथ ही साथ हम इस कंफर्मेशन में क्या पूछ लेंगे कि सर प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है। ऐसा दोनों अलग अलग हम उनसे कंफर्मेशन ले लेंगे। सो लोन एडवांसेस के अंदर पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस टू बी सीक थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नेक्स्ट, अच्छा लोन एडवांसेस के हमने और कहां क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं, कुछ याद है आपको? कारों में पढ़ा है राइट। और एक 143 सबसेक्शन 1 में भी पढ़ा था, मैटर्स टू इंक्वायर वेदर लोन एडवांसेस गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी द टर्म्स आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ऐसा ही हमने कारों में पढ़ा, लोन एडवांसेस दिया है तो कहीं रिपेबल ऑन डिमांड तो नहीं है, टर्म्स एडवांसेस प्रीजुडिशियल तो नहीं है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मोर देन 90 डेज से ज्यादा का ड्यू तो नहीं है। ये सब हमने कारों में पॉइंट पढ़े, सब इधर भी तो चिपका सकते हैं व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। बगैर ये चेक करे आप रिपोर्ट कैसे करेंगे कारों में? तो आपने जहां जहां जो जो पढ़ा है वो सब एज इट इज एप्लीकेबल होता है। कंप्लीटनेस पर आता हूं, हमारा पहला पॉइंट हमेशा कंप्लीटनेस में क्या है? मूवमेंट या लिस्ट। अगर ये असेट की बात होती है ऐसी जिसके अंदर फिजिकल सब्सटेंस होता है तो हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अभी हमने बोला ऑब्टेन ए लिस्ट, लिस्ट को क्या कर रहे हैं सर? हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, हम ट्रेस कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट और लेजर से। तो ये यार ये 3 जनरल पॉइंट जो हर जगह आप अप्लाई कीजिए, ऑल 3, ऑब्टेन ए लिस्ट, फिर हमने बोला कंपेयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर अपना ये असेट का एडिशन था तो हमने क्या बोला था? मूवमेंट इन असेट। फिर क्या बोला सर? ओपनिंग को पिछले साल से देखो, एडिशन को इनवॉइस से मैच करो, डिलीशन को अप्रूवल देखो और बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेस करो। यहां बना दिया हमने पॉइंट। नेक्स्ट, वेरीफाई लोन एग्रीमेंट। हमेशा एक दो जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं वो हमें याद रखना है। तो सर लोन के केस में हो सकता है एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? लोन एग्रीमेंट। तो हमने बोला वेरीफाई लोन एग्रीमेंट। फिर एमओए एओए की बात करते हैं, क्योंकि क्या लोन एडवांसेस देना हर किसी को अलाउ है? नहीं। तो एमओए और एओए में मेरी परमिशन होनी चाहिए। एमओए परमिट करेगा, एओए प्रोसीजर या बताएगा कि कौन अप्रूव करेगा। क्लियर है? तो हमने बोला एमओए अलाउज टू गिव लोन और एडवांसेस, एओए अप्रूवल फॉर लोन एंड एडवांसेस। देखो समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस कर पा रहे हैं अपन? दोनों पॉइंट सेपरेट कैसे करें हमने? एमओए अलाउज, एमओए इज अपना मेन चार्टर जिसके बाहर नहीं जा सकते। एओए हाउ टू एग्जीक्यूट, तो कौन अप्रूवल देगा? 2 लोग देंगे, 3 लोग देंगे, कितने अमाउंट तक कौन देगा, वो सारी बातें एओए के अंदर। देन एमओएम यानी, अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कोई बोलेगा मम्मा, अच्छा मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो सर अगर हम किसी को भी लोन एडवांसेस दे रहे हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका जिक्र होगा, क्योंकि डायरेक्टर अप्रूवल देंगे तो मिनट्स ऑफ मीटिंग रेफर कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट रिलेटेड पार्टी अगर है, सर ये रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट डिस्क्लोजर में तो हर जगह लिखते ही हैं, यहां क्यों आया? क्योंकि हमने पढ़ा सेक्शन 185, 186 कारों में भी बात की, अगर रिलेटेड पार्टी की कुछ ट्रांजेक्शन है तो कुछ सर्टेन सेक्शन है जो कंप्लाई करना पड़ते हैं। तो हमने बोला अगर रिलेटेड पार्टी को लोन और एडवांसेस दिया है तो क्या हमने नेसेसरी अप्रूवल्स लिए हैं फ्रॉम मेंबर्स और बीओडी। दिस इज अबाउट कंप्लीटनेस, दिस इज अबाउट कंप्लीटनेस। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा ना बोलें कि कंप्लीटनेस चेक करो, आपको जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था उसमें लिखा था ऑडिटर वांट्स टू चेक वेदर द लोन और एडवांसेस शोन आर, ऑल द लोन एंड एडवांसेस आर शोन और नॉट, ऑल द लोन एंड एडवांसेस आर शोन और नॉट। तो हमारा कौन से असर्शन की तरफ इशारा कर रहा है? कंप्लीटनेस की तरफ। ऑल शोन और नॉट, ऑल एंटर्ड और नॉट, ये सब क्या है? कंप्लीटनेस। तो ऐसा भी कुछ पूछें, अब कंप्लीटनेस में इतने सारे पॉइंट हैं तो यार ये अलग से 3 मार्क्स में कोई चाहे तो पूछ सकता है।
पर कंप्लीटनेस सबसे इजी है अगर अपने को पूछे तो। अपने पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, हम बोलेंगे लिस्ट लो या मूवमेंट देखो, ट्रेस करो, उसके ही 2 पॉइंट हो गए। यहाँ स्पेसिफिक 3 नए पॉइंट पढ़े। 3 नए पॉइंट क्या पढ़े सर? लोन का एग्रीमेंट एमओए एओए, लोन का एग्रीमेंट एमओए एओए। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आप हर जगह रेफर कर सकते हो। अगर मैं असेट खरीद रहा हूं तो उसका भी तो कोई रिजोल्यूशन पास हुआ होगा, किसी ने अप्रूवल दी होगी। सो MOM इज ऑल्सो ए कॉमन पॉइंट जो आप कहीं भी लिख सकते हो, रेफर मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या कोई ऐसा बोलेगा नहीं नहीं मिनट्स नहीं देख सकते इस पॉइंट में? नो, इट इज ऑलवेज वैलिड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन ये सर कोई टेंजिबल असेट तो है नहीं, लोन एंड एडवांसेस है, तो इसके वैल्यूएशन में तो वही पॉइंट आने चाहिए मोटा मोटी जो डेटर्स में आए थे। डेटर और लोन एंड एडवांसेस एक ही तरह की चीज है ना, पैसा लेना है दोनों से, नहीं देंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। और सर AS11 हमेशा हमेशा। चलिए, एनी डाउटफुल अलाउंस नीडेड, तो उसकी प्रोसेस क्या है? असेस कीजिए। एजिंग रिपोर्ट लीजिए। इफ लॉन्ग ओवर ड्यू देन हमें क्या करना चाहिए होता है सर? हमें हमें मैनेजमेंट को हमें मैनेजमेंट को ये बोलना है कि आप हमें एक एजिंग रिपोर्ट दीजिए जिसके बेस पर आप प्रोविजन बनाते हैं। आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर हम कोई लोन नहीं आ रहा है उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो इसका अप्रूवल लगेगा एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने के लिए। एंड लास्ट AS11। ऐसे की ऐसे पॉइंट डेटर्स में थे, ऐसे ही पॉइंट क्रेडिटर्स में भी थे। तो हमको ऐसे ही कंसेप्ट बिल्ड करते हुए चलना है, बिकॉज एकदम माइन्यूटली लोन एडवांसेस में ये 4 पॉइंट वैल्यूएशन में थे, डेटर में ये 5 थे, ऐसा नहीं कर पाएंगे याद हम, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमको मोस्ट रिलीवेंट हमारे लॉजिक से चीजों को कैप्चर करना है। तो देखिए वैल्यूएशन में हमने क्या 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, डाउटफुल अलाउंस है क्या? है तो प्रोवाइड कीजिए। दूसरा, सर अगर कोई बैड डेब्ट्स है तो उसका मैनेजमेंट का अप्रूवल लगेगा। तीसरा, सर एजिंग रिपोर्ट लीजिए मैनेजमेंट से। ठीक है, क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? एक ही लाइन पे हैं, ये तीनों डेटर्स में भी थे। वो शेड्यूल जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं बनेगा ना, यहां कैसे बनेगा? हमें लोन एंड एडवांसेस का ऐसा डिस्क्लोजर में अगर दिया होगा कि आप इसको बांटो 0 to 6 और वो, तो हम वो बनाएंगे, नहीं तो खुद से क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते, है ना। तो ये वैल्यूएशन वाला पॉइंट क्लियर है क्या? चलो आगे। AS11 अपन हर जगह लिख ही रहे हैं। डन। डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में हमेशा पहला पॉइंट शेड्यूल 3 पार्ट 1, दूसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन हमेशा। यार अब तो हो रहा है ना ये याद, मतलब अपन लास्ट तक आ गए। अभी भी अगर ऐसा है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है तब तो प्रॉब्लम है भाई। तो अब तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए बिल्ड। तो पहला पॉइंट हमने बोल दिया शेड्यूल 3। दूसरा मैंने बोला सर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी अलग बात बोली, क्या सर? लॉन्ग टर्म अलग दिखाओ, शॉर्ट टर्म अलग दिखाओ। ठीक बात है सर, ऐसा जहां जहां लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ऑप्शन है ना, सब जगह करते हैं ऐसा। मैं एग्जांपल देता हूं 3 आपको। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अगर प्रोविजन की बात करें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और अगर मैंने लोन एंड एडवांसेस की बात की तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, पर डिस्क्लोजर में नहीं, चेकिंग में आएगा वो पॉइंट। डिस्क्लोजर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए, क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो तो अपनी ऑडिट प्रोसीजर है कि वी विल चेक कहीं कंपनी ने लोन और एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं बता दिया। बता दिया तो ऐसा होने ही नहीं देंगे ना। अगर बता दिया तो मैं तो SS705 में चला जाऊंगा, बराबर है। मोडिफाई रिपोर्ट, ये नहीं बोला हेडवर्ड्स रिपोर्ट, मोडिफाई कौन सी देना है? डिपेंड। डिस्क्लोजर में आ गए साहब, लॉन्ग टर्म को क्लासिफाई किया, क्या कैपिटल एडवांस कौन से हैं, रिलेटेड पार्टी के कौन से हैं, अदर कौन से। ये कैपिटल एडवांस वर्ड समझते हैं क्या आप? लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल लिखा ना मैंने, तो लॉन्ग टर्म तो है ही बेटा। मान लीजिए आपको एक
मकान खरीदना है, असेट खरीदनी है, उसके लिए एडवांस दिया तो कैपिटल एडवांस कहलाएगा। सर मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसके लिए एडवांस दिया तो क्या ये कैपिटल एडवांस है? नो। तो लॉन्ग टर्म में हमने बताया कि क्या कोई कैपिटल एडवांस है क्या, तो कैपिटल एडवांस। दूसरा, क्या रिलेटेड पार्टी को दिया है क्या? हर जगह डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी का पॉइंट कॉमन है, हर जगह डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी का पॉइंट कॉमन है। क्लियर हो रहा है? 3 पॉइंट डिस्क्लोजर में अपन ने कॉमन बना लिए। कौन कौन से? शेड्यूल 3, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा रिलेटेड पार्टी, चौथा अगर है ऐसा केस तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बांट देंगे। डेटर क्रेडिटर की बात होती है तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में बांट देते हैं, डाउटफुल और गुड में बांट देते हैं। ये हम क्यों बना रहे हैं ऐसी रेड ग्रेवी? ताकि अगर हम कुछ नहीं कर पाए कभी या बहुत अच्छे से रिवाइज ना हो पाए तो ये जनरल चीजें आप रिकॉल करो, उनको अच्छे से प्रेजेंट करो अपने बेस्ट मैनर में। 4 में से 2-3 तो अपने को श्योर हो जाएंगे। वैसे तो इस चैप्टर में अपने को पता है 12 मार्क्स का आने वाला है, तो अपन छोड़ने की कोई ऐसी हिमाकत करेंगे ही नहीं। रिलेटेड पार्टी, ठीक है ना? चलो आगे। अब फर्दर क्लासिफाई सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, यही बात करी थी अभी अपन ने एक और। फर्दर क्लासिफाई, सर क्लासिफिकेशन में एक कर दिया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला। फिर सर और अंदर क्या बता रहे थे हम? पहले तो उसका बाइफर्केशन दिया, कौन कौन सी प्रजाति के हैं, फिर बताया कौन कौन से नेचर के हैं, सिक्योर्ड हैं, कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड हैं, कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल। ऐसा कि ऐसा ही डेटर में पढ़ा था यार, है ना? ऐसा कि ऐसा ही नीचे एजिंग के बाद अलग से एडिशनल हमने पढ़ा था, फर्दर फर्दर वहां पे भी यही लिखा था। देन अलाउंस अगर है बैड एंड डाउटफुल डेट का, वो अलग से दिखाना ही होता है डिस्क्लोजर में। अलग से दिखाने का मतलब समझ रहे हो आप? पहले लिखेंगे लोन एंड एडवांसेस, फिर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर नेट। डायरेक्ट नेट नहीं लिख देंगे। तो पहले बताया सर 1000 रुपए दिए थे, फिर प्रोविजन 100 रुपए, माई टोटल नेट करके आया 900 रुपए। ये बताना, इसको हमने क्या बोला? अलाउंस को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर ऑफिसर है तो बता दीजिए, और फर्म्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड है तो वो बता दीजिए। ये भी था उधर। सेम टू सेम ये टेबल वापस बन जाएगी, ऊपर हेडिंग हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो मैंने ऐसा लिख दिया, सेम क्लासिफिकेशन एज लॉन्ग टर्म, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज। इस चैप्टर का अपन 2 घंटे का टेस्ट लेंगे बेटा, 1 घंटे वाला नहीं लेंगे इसका। 2 आवर का टेस्ट लेंगे इसका अपन। अरे अपने एग्जाम में वाइवा तो होता ही नहीं है, ये क्या था? बिल्कुल ओरल नहीं यार। चलिए, एडिशनल डिस्क्लोजर, ये एक नई चीज पढ़ लेते हैं। लोन एंड एडवांसेस की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वहां तक अभी अपन ने पढ़ा। फिर हमने बोला जब शेड्यूल 3 रिवाइज हुई तो बहुत सारे एडिशनल और नए डिस्क्लोजर ऐड हुए। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर, वेदर लोन एडवांसेस ग्रांटेड टू प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन और अदर रिलेटेड पार्टीज दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड, था ऐसा पॉइंट कारो में भी। फिर विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स और पीरियड फॉर रीपेमेंट, ठीक है। एक तो रीपेबल ऑन डिमांड, जब मैं मांगूंगा दे देगा। सर कोई भागा जा रही है क्या वो? ऐसा, ठीक है। और पीरियड विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स और पीरियड। सर हमने जब लोन दिया उसको बोला ही नहीं 8 साल में देना है, इस रेट पर चुकाना है, कुछ भी नहीं। इस केस में हमें एक डिस्क्लोजर देना होगा। क्या सर बताएंगे? वो कौन महान व्यक्ति है जिसको ऐसा लोन दिया? यानी प्रमोटर है, डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है या डायरेक्टर है। अमाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस वो बता देंगे इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग। सामने परसेंटेज ऑफ टोटल लोन एडवांस बताएंगे। हमने लिखा यहाँ पे सर इसको 100 रुपए दिए हैं, इसको 200 दिए हैं, इसको 400 दिए हैं, इनको 1000 दिए हैं, ऐसा हमने बताया। फिर हमारे कुछ और लोन भी थे इसके अलावा भी, उन सबको और इनको टोटल करके फिर यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। सर ये 5% है हमारा, ये 8% है, ये 10% है, ये 15% है, समथिंग समथिंग। इस तरह से हमें ये डिस्क्लोजर देना है।
इस तरह से ये डिस्क्लोजर देना है। कैलकुलेटर से करोगे तो ये सब सही नहीं आएगा, है मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे गलत लिख दिया सर ने। कर लिया था आपने, गुड। लेकिन आपको क्या पता अदर लोन एडवांसेस कितने हैं, उसका परसेंटेज करना है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा पॉइंट बोला कि ये जो टोटल आएगा बेटा इसका नहीं करना है, परसेंटेज टू द टोटल लोन और एडवांसेस। ठीक है, चलिए डन, आगे चलो। टेबल तो देखो मैंने एज इट इज मॉड्यूल से अच्छे से कॉपी पेस्ट किए। हाँ पर आप बनाइए, मैं भी चाहता हूं कि आप बनाइए। देखिए जॉइंटली और सेवरली की अगर अपन बात करें, हाँ वो हमने पढ़ा था एसेट 299 के रेस्पेक्ट में, है ना। वो एसेट 299 अभी यहाँ नहीं लगा रहा है, वो तो ऑडिटर पे लगता था, राइट। जॉइंटली और सेवरली से यहाँ सिर्फ ये मतलब है कि मैंने लोन अकेले लिया है या उस लोन के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे सर हमने लोन दिया एक पार्टनरशिप फर्म को जिसके अंदर मेरे 2 डायरेक्टर पार्टनर हैं, अब हो गए क्या वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो गए, ऐसा पॉइंट है। ठीक है भाई। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये मॉड्यूल में एक साथ दिया है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्रोविजन की चेकिंग अलग से पढ़ेंगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोविजंस के रेस्पेक्ट में आप कैसे चेकिंग करेंगे। पहली चीज तो इसके अंदर मैं तीनों असर्शन एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि कुछ अलग अलग ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो मैंने बोला एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, ये तीनों को एक साथ चेक करना चाहता हूं। बताइए आपके नॉलेज से पहले, आपके लॉजिक से प्रोविजंस क्या होते हैं सोचो, उसमें क्या चेक करना चाहिए वो सोचो, उसके अंदर क्या यहाँ फिट हो सकता है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन में वो सोचो। डिस्क्लोजर अलग से पढ़ेंगे इसलिए उसका पॉइंट अभी नहीं पूछ रहा, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला लिटिगेशन का प्रोविजन हो सकता है, और बोलिए किससे लोगे। नहीं, प्रोविजन वो नहीं बता सकता। हाँ हम लिटिगेशन के केस में उससे डिस्कशन कर सकते हैं एज पर एसए 501, दैट आई अग्री। ओके, प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन होता क्या है। दिस इज अ कॉल फ्रॉम माय एक्स बॉस हु इज ए सीएफओ। सुबह सुबह जरूर डांटेंगे। प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी दोनों में फर्क क्या है पहले तो। अगर टेक्निकल टर्म में बात करें अपन तो प्रोविजन क्या है, इट इज हाँ, पर फर्क क्या है, अमाउंट श्योर नहीं है तभी प्रोविजन बना रहे हैं। एक एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, राइट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो बस ये एक मेजर डिफरेंस है जो याद रखना है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लीजिए। ये ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है और अलग से तो हमको पूछ ही सकते हैं चेकिंग। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। ये बेटा आपको है ना, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में भी दी हैं, ठीक है। हम एक बार डिफरेंस समझ रहे हैं, ये एकदम वैसा वाला डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोविजन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सारी चीजें पास्ट इवेंट का ही तो रिजल्ट होती हैं, हाँ ठीक है।
देन कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या लिखा उसके सामने, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। यार अपने को जो डिफरेंस है ना उसको मार्क करते हुए चलना है, यहां प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहां पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्लियर हो रहा है ना ये डिफरेंस, ये प्रेजेंट है वो पॉसिबल है, ठीक है। दोनों अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, हाँ सेम छे बराबर यहां तक। फिर सर प्रोविजन में आगे क्या लिखा है, प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल। प्रोबेबल है ऐसा कि सर इसमें पैसा जाएगा लगेगा तभी तो बना रहे हैं। एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशन, जाएगा पैसा तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। हमें पता है वारंटी में हर साल बहुत सारा खर्चा होता है तो बनाएंगे प्रोविजन। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट इन विच इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल। ये क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला वापस से पढ़ रहे हैं। सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, यहां से पॉसिबल की बात आ गई। whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of a future event not within the control of entity। ठीक है क्या, ये बात समझ में आई क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल बताओ। हाँ ठीक है, अगर कोर्ट केस में वकील साहब ने बोला है कि अपने हारने के चांस हैं तो वो प्रोविजन बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। हमें लगता है नहीं नहीं कोई चांस नहीं अपने हारने के, देयर इज 0 चांसेस, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, तब अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करेंगे। एक और बेटर एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी का इज गारंटी गिवन फॉर समवन एल्स लोन। मान लो मैंने सब्सिडियरी कंपनी के लोन के लिए बैंक को गारंटी दी है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो मुझे देना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट करेगा तो मुझे देना पड़ेगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों में बहुत अच्छे से हमने डिफरेंस समझ लिया। पहला सर प्रोविजन जो होता है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, सर दोनों पास्ट इवेंट से होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है और प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। यार यही लाइन ट्रू एंड फॉल्स में पूछते हैं और बस आगे का गलत लिख देते हैं। क्या सर, प्रोविजन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, फॉल्स। पॉसिबल आ गया तो कंटिंजेंट, प्रेजेंट आया तो प्रोविजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड फॉर अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। सर प्रोविजन में एक अमाउंट बन सकता है जी, दिया है, अरे दिया है बाबा, हाँ ठीक है, वो ठीक है ना, मतलब अपन तो थोड़ा बेटर तो देखेंगे ही ना। ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड फॉर अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। सर प्रोविजन तभी बनेगा जब हम एक एस्टिमेट तो कर सकते हैं कि हाँ इतना लगेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में चला जाएगा, बिकॉज आई कैन नॉट डिटरमाइन एट ऑल। कोई गैस ही नहीं कर सकता सर मैं तो इसमें कुछ हाथ पैर नहीं, हो सकता है 1 रुपया भी नहीं आए, हो सकता है 1 करोड़ आ जाए, नहीं भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर ये कोई आइडिया नहीं हमको। देन नॉट रिकॉग्नाइज, अब कंटिजेंट लायबिलिटी में वही बात लिखी हमने, नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो रिक्वायर्ड। हम कंटिजेंट लायबिलिटी कब बनाएंगे, व्हेन इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड और अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए, इसलिए ऐसा अपन ने टेबल बनाया। यहां पर अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं इसलिए है प्रोविजन, अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सर आउटफ्लो करना है कि नहीं करना, इसके लिए होगा कि नहीं होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, इफ ऑल अबव कंडीशन मीट प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये तो। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां दिखाते हैं अपन, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो शोन एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम बिलो द बैलेंस शीट एज ए फुटनोट, एज ए फुटनोट। तो यार ये अच्छे से याद रखिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन वाला ये थोड़ा ऑफ बीट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं हमको पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी या 3 मार्क्स में भी।
और हमने जो पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर देखे थे उसमें भी ये नहीं था। उसमें प्रोविजन की चेकिंग थी, एक एग्जिस्टेंस वाली। हाँ याद आया, एक प्रोविजन वाली चेकिंग थी ना, नहीं थी क्या? कुछ याद नहीं? इसी में आगे डाले हुए थे ना मैंने क्वेश्चन यार, देखें 1 मिनट। सॉरी, काउंटर क्लेम क्या होता है? कौन दे रहा है गारंटी? बैंक दे रही है, तो बैंक दिखाएगी उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी में, मैं क्यों दिखाऊं? कौन दे रहा है गारंटी वही दिखाएगा ना। अब आपने आपके दोस्त को एक गारंटी दी हुई है, तो क्या मैं मेरी बैलेंस शीट में दिखाऊं कंटिंजेंट लायबिलिटी? आप दिखाओ ना यार। चलिए, अब प्रोविजन की चेकिंग से जुड़े कुछ पॉइंट। मैंने बोला तीनों असर्शन साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये याद रखिए कहां कहां पर अपन सारे असर्शन साथ में पढ़ रहे हैं, जहां अलग से कोई बहुत पॉइंट नहीं है। बताओ, प्रोविजन का एग्जिस्टेंस के लिए क्या कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लोगे क्या? नहीं। क्या आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ पर सिर्फ लॉयर से डिस्कशन पॉसिबल है, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजन मैच विद लेजर्स। हम सारे प्रोविजंस जो बनाए गए हैं उनको चेक करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और रेस्पेक्टिव लेजर में जाकर चेक करेंगे। करना चाहिए ना रेस्पेक्टिव लेजर में चेक। जैसे मान लीजिए हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया किसी एक डेटर के लिए, तो यार उस डेटर के लेजर में जाके उतने की एंट्री करना पड़ेगी ना, कि भैया तेरे से इतना कम आएगा, उसका बैलेंस कम करना पड़ेगा ना। सो हमने बोला लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजन लीजिए और लेजर्स में मैच कीजिए। देन नेक्स्ट, रेफर सेल टर्म्स अग्रीमेंट फॉर प्रोविजन टू बी मेड लाइक वारंटी एक्सपेंस क्लेम एक्सेट्रा। तो क्या पढ़ने का हमें हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या हुआ? सर हमें सेल्स की टर्म्स देखना चाहिए, हमें एग्रीमेंट्स जो हैं हमारे वो देखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं अपन जब कोई चीज परचेस करते हैं तो साथ में बॉक्स में एक बुकलेट आती है जिसके अंदर लास्ट में लिखा होता है वारंटी फॉर्म या कुछ। ऑल्दो अपन बहुत संभाल के नहीं रखते हैं, जब खराब होता है तब ढूंढते हैं राइट। वो वारंटी की टर्म्स वो ऑडिटर को पढ़ना चाहिए। वो ऑडिटर उसे पढ़ के बोलेगा सर आपने लिखा है कि 6 महीने तक ये चीजें खराब होगी तो आप फ्री रिप्लेस करोगे, तो सर आपकी सेल अभी लास्ट 6 मंथ में इतनी है, सर इसके ऊपर कुछ तो हिसाब से प्रोविजन बनाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? वो रेफर करना चाहिए एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट, चेक द बेसिस एंड वर्किंग फॉर प्रोविजन। अब कोई बेसिस और वर्किंग बनी होगी ना। अगर लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑडिट कर रहे हैं, उन्होंने वारंटी का प्रोविजन बनाया 10 लाख रुपए, हम बोलेंगे ना सर इसके हाथ पैर कैसे आया ये बताओ, बेसिस बताओ। तो वो बताएंगे इतने टीवी बेचे, इतने फ्रिज बेचे, इन सब में इतना इतना परसेंटेज आता है बेस्ड ऑन हिस्ट्री, उस सबको बेसिस पर ये 10 लाख रुपया आया। तो हम वो कैलकुलेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड इन्वॉल्व एक्सपर्ट। If require involve expert for complex calculation refer work of management expert। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। एक जगह मैंने बोला है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, आप अलग अलग कर लीजिए इसको। हम बोल रहे हैं इफ रिक्वायर इन्वॉल्व एक्सपर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये यहीं तक खत्म कर दीजिए, यहीं तक खत्म कर दीजिए इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनाइए, रेफर वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोनों अलग अलग पॉइंट है, समझ में आ रही है क्या बात? एक है ऐसे 620, एक है ऐसे 500। 620 कोर्स में नहीं है, 500 कोर्स में है। सो रेफर वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इफ प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ देम। अब यार हम ऐसे 500 में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि उसके काम को कैसे चेक करते हैं, और टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था, याद आया क्या? यूजिंग द वर्क ऑफ ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बताइए क्या करेंगे हम? उसकी कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। उसने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट को रेफर करेंगे, हमारी उस काम के लिए क्या नॉलेज है उसे अप्लाई करेंगे, अजम्पशंस उसने जो यूज किए वो देखेंगे, उसकी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी चेक करेंगे, उसके साथ क्या कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारा इसी तरह के काम का, उसे रेफर करेंगे।
ये सारे पॉइंट क्योंकि टेस्ट में आपसे गलत हुआ था इसलिए मैंने फिर से लिखे, थोड़ा और टेबल बनाने के लिए। ये अपन पढ़ चुके हैं पर मैंने फिर से लिखे हैं वापस से, तो आप चाहिए तो इसको फिर से नोट कर लीजिए। हमारे पास 3 ब्रॉड पॉइंट हैं फॉर यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फॉर यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगेन बोलता हूं ऑडिट प्रोसीजर नहीं है ये, मुझे काम यूज करना है कि नहीं करना इसको डिसाइड करने के फैक्टर हैं फॉर यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैंने पहला पॉइंट बोला इवैल्यूएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। हमने क्या पॉइंट बोले? इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें हमने 4 जनरल पॉइंट कैप्चर किए। सर एंटिटी ने एम्प्लॉय किया है उसे या वो थर्ड पार्टी है? सर वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है? और नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट या उसकी क्वालिफिकेशन। लिख रहे हो क्या ये आप? मैंने आपको बताया था ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन भी है। क्या ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट कवर्ड अंडर SA 500 एंड यूजिंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज SA 620। उन्होंने ऐसा ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है कि यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज गवर्न बाय SA 620, तो फॉल्स है ये SA 500 से आएगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, तो हमने उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली। क्या ली? वेदर ऑडिटर हैविंग एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड, अजम्पशन उसने क्या यूज किए और डेटा क्या यूज किया है। सर हमको समझता है क्या? अजम्पशंस क्या ली हैं और डेटा क्या यूज किया है। ये 3 पॉइंट पर हमने बोला ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। तीसरा पॉइंट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस। ये जनरल पॉइंट है, रिलीवेंट, रीजनेबल है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। और लास्ट पॉइंट, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। नहीं, अपना जो सोर्स है वो SA 500 है। SA 500 ओनली टॉक्स अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वहां पर हमारे पास यही सारे पॉइंट हैं। तो हम तो इसी को ले रहे हैं, लेकिन हमने इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर ली, ठीक है। इसलिए अभी ये अपने पास अब एक मास्टर सोर्स हो जाना चाहिए, अभी जो आपने लिखा यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब अपने को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को कैसे यूज करना है, अपन ये 4 ब्रॉड पॉइंट बनाएंगे। क्या 4 ब्रॉड पॉइंट है? पहला, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग जुटाएंगे। तीसरा, क्या ये काम मेरे लिए रिलीवेंट है, ये देखेंगे। चौथा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो रहा है क्या? ये टेस्ट में जब क्वेश्चन आया था तो ये 3 ब्रॉड पॉइंट लिखे थे हमने, इसके अंदर की चीजें नहीं लिखी थी। अभी मैं बोल रहा हूं हमने उसको भी बाइफरगेट कर लिया, अंदर हमने सब पॉइंट लिख लिए। तो अभी ये जो हमने बनाया है, दिस इज द मास्टर रेफरेंस फॉर अस नाउ, वेर एवर इट विल कम वी यूज दिस। ठीक है। अभी डिस्क्लोजर, किसका डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं? प्रोविजन का। अभी मैंने बोला था उसके अंदर 3 कॉमन पॉइंट बनाए थे, उन्हीं को पहले रेफर करते हैं। पहला, शेड्यूल 3 पार्ट 1। सर इसको लिखेंगे कैसे यार? ऑडिटर टू इंश्योर दैट डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लिखना ऐसा पड़ेगा ना बेटा, राइट? ऐसा एक डैश लगा के शेड्यूल 3 पार्ट 1, बाकी समझ जाओ आप, वही जो मेरे मन में है वही तुम्हारे मन में नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। फिर नेक्स्ट, तो क्लासिफिकेशन हमने किया। पहला पॉइंट शेड्यूल 3 हो गया। दूसरा, क्लासिफिकेशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये भी अपन ने बात की थी। देखो ऐसा सोचते हुए चलेंगे, और कहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किया था? सर लोन एंड एडवांसेस में, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट अपन ने ऑल्दो पढ़ा नहीं है, पर कुछ जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आगे बात कर लेंगे उसकी भी अपन एक। तो हमारे पास 3 चीजें हमने बोला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बांटना है। सर प्रोविजन, लोन एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ये बात। नेक्स्ट,
अब हमने जब उनको बांट दिया, फिर अंदर क्या देते हैं हम, उसकी डिटेल देते हैं, क्लासिफिकेशन, कि भाई इसमें क्या क्या शामिल है। तो लॉन्ग टर्म में बताया ये वाला प्रोविजन एम्प्लॉय के लिए, ये अदर के लिए, ऐसा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय का एग्जाम्पल है ग्रेच्युटी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। लेकिन सर शॉर्ट टर्म में अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय के लिए कोई हमने बनाया है प्रोविजन, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बोनस, प्रोविजन फॉर बोनस, तो वो हम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही हेडिंग बन जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट वो अपना फाइनेंशियल बनाते हैं कंपनी के, तो वहां पर दोनों जगह ऐसा आता है, लॉन्ग टर्म में भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और उसके अंदर फिर डिटेल आ जाती है क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। ये मैंने लिखा एग्जाम्पल, हो सकता है ना वो भी इसलिए ऐसा लिखा ताकि अपन अलग चीज को कैप्चर कर पाए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो सकता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, भाई मार्च के अंदर मार्च का बिल नहीं आया, वो तो 10 अप्रैल को आया, फिर ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसे सारे प्रोविजन बन जाएंगे। देखो हमने बोला टीडीएस पेबल, पीएफ पेबल, ये सब क्या बन जाएंगे, प्रोविजन बने ना ये। नेक्स्ट, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, अब हमको ये चीजें बताना है, कैरिंग अमाउंट, एडिशन, यूज्ड या रिवर्सल और क्लोजिंग बैलेंस। अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें ये होती है, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सर उसमें पिछले साल हमने बना दिया था ऑलरेडी 1 लाख रुपए का, अब इस साल और उसमें ऐड किया 2 लाख रुपए, सर ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसमें से कुछ हमने बैड डेट्स राइट ऑफ ही कर दी या किसी का पैसा आ गया, तो वो हट जाएगा यहां से, और फिर बैलेंस कितना बचा। तो हम इस तरह से फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन वेर एवर पॉसिबल हम कैरिंग अमाउंट, एडिशन, यूज्ड या रिवर्सल और बैलेंस बताएंगे। फॉर ईच क्लास अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि भैया ये प्रोविजन क्यों बनाया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोविजन, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज अबाउट अमाउंट एंड टाइमिंग। अगर ऐसा है तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। जैसे अगर आपने प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशन बनाया तो ये बात लिखने की होती है, लेकिन अगर मैंने प्रोविजन फॉर बोनस बनाया या प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो कुछ नहीं लिखना है ना, ये पता ही है ना 10 तारीख को देना है, नहीं तो बत्ती गुल, करेक्ट। तो इसलिए ये उसमें नहीं बताएंगे फिर। तो प्रोविजन के अंदर डिस्क्लोजर में हमने 3 पॉइंट पढ़े, पहला शेड्यूल 3, दूसरा क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, फिर अंदर और बांटा, एम्प्लॉय के लिए कितने, अदर के लिए कितने, उसमें भी एम्प्लॉय के लिए कितने, अदर के लिए कितने। फिर हमने बताया उसका मूवमेंट, क्या बताया सर, ओपनिंग क्या है, एडिशन कितना हुआ, यूटिलाइज या रिवर्स कितना कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर हमने बताया सर डिस्क्रिप्शन, सर प्रोविजन क्यों बनाया, व्हाट वाज द अनसर्टेनिटी बिहाइंड दिस, एंड टाइमिंग, ठीक है। ये हो गया प्रोविजन का डिस्क्लोजर। अब आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी पर। ये मैं इसलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक अलग से पूछेंगे, तो हमको थोड़ा सा सेग्रीगेशन रहे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अलग से पूछा है तो क्या लिखना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्रीमेंट्स रेफर करने चाहिए, हमें लिटिगेशन का स्टेटस पता करना चाहिए, क्या कोई गारंटी दी है क्या, ये मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। हाँ, टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, चेक स्टेटस ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। ये क्यों, हाँ, हम दो चीजें समझना चाह रहे हैं। जैसे पिछले साल की बैलेंस शीट में नीचे हमने दिखाया था कि सर गारंटी गिवन फॉर लोन ऑफ सब्सिडरी, ठीक है, ऐसा दिखाया था। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर वो लोन पूरा रीपेड हो गया तो हट जाएगी, या ड्यूरिंग द ईयर वो डिफॉल्टर हो गया तो अब ये गारंटी यहां से उठ के ऑफ बैलेंस शीट से इन बैलेंस शीट प्रोविजन बन जाएगा ये। इसलिए हम चेक करना चाहते हैं स्टेटस ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, उसके बेसिस पे हम चेकिंग करना चाहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट के वो असर्शन भी मैं यहां पर वापस से लिख देता हूं। हम बोल रहे हैं एग्जिस्टेंस,
कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन, ये तीनों हमने साथ में कैप्चर किए हैं। क्या लग रहा है ये चैप्टर है इजी, कर पाएंगे ना अच्छे से? 12 मार्क्स से 10 से 12 मार्क्स हमारे को इस एक चैप्टर से हैं, और अपन ने भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इसको। इतना कभी नहीं पढ़ा मैंने ये चैप्टर जितना इस बार पढ़ा है, क्योंकि मैं खुद पूरा लिख रहा हूँ जितना आप लिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं पढ़ा है हमने। मतलब वो बहुत सारी चीज़ जो नोट्स में मैंने दी है वहाँ पर से हम रेफर कर लेते थे कि हाँ ये वही है, डन, आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने 100% पूरा लिखा है, और मैंने बोला भी है कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अब आपको, ये गारंटी है मेरी कि कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 पार्ट 1, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज ए ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ये नहीं बोलेंगे कि बैलेंस शीट में दिखाना है एज पर शेड्यूल 3, राइट है ना। तो क्लासिफिकेशन देना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन के अंदर हम बाइफर्केशन दे रहे हैं। किस किस चीज के लिए हो सकता है हमने बताया, सर क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, आएगा ना, आएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लीजिए शेड्यूल 3। मैंने ये बोला कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में दिखाना है, ये ना लिख दे हम। हाँ, हमें ये दिखाना है कि एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 इट इज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब क्लासिफिकेशन में हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए क्या क्या हो सकते हैं। सर क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, ये टर्म समझे क्या बेटा आप, क्या मतलब है इसका? नहीं। ये है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मतलब है इसका, क्या है ये, क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए अपन ने कल रात को पार्टी करी थी गुरु कृपा पे, अब अपने में से 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, कुछ अपने को स्टोमक अनडाइजेशन कुछ हो गया, हमने गुरु कृपा पर केस ठोक दिया कि साहब आप के यहाँ खाना खाया इसलिए मेरे को हार्ट की डिसीज हो गई। बोले पेट से ही तो लिंक है हार्ट, बोले मुझे हार्ट की डिसीज हो गई इस कारण से। गुरु कृपा ने बोला भाई नमस्ते, आगे जाओ। दे विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज डेट, वो बोल रहे हैं बकवास है, वी डोंट एक्सेप्ट दिस एज ए क्लेम इवन, वो बात यहाँ पे। पर वो अब कंटिंजेंट लायबिलिटी तो हो जाएगी अगर आपने कोर्ट में केस कर दिया तो, अगर आपने कोर्ट में केस कर दिया तो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो हो जाएगी। नेक्स्ट, गारंटी, ये अपन समझ चुके हैं, गारंटी गिवन फॉर एनी बैंक फाइनेंस, गारंटी गिवन फॉर एनी अदर थिंग, वो सब कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो बाइफर्केशन दीजिए। कमिटमेंट, ये क्या होता है, इसको भी यही दिखा रहे हैं, देखिए अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये कमिटमेंट है। सर हमने किसी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम हर साल उनको 5,000 कॉटन शर्ट सप्लाई करेंगे। सर इस साल हमने 5,000 कर दी या 3,000 करी, अभी 2,000 बाकी है, ये अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका एक कमिटमेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर, आपने कहीं पर शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस शेयर पर अभी पैसा मांगना बाकी है। ये समझ में आया क्या पॉइंट? आपके इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर हैं, कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में इन्फोसिस के शेयर हैं, अभी वो पार्टली पेड अप हैं, तो जब इन्फोसिस मांगेगा देना पड़ेगा बचा हुआ पैसा, पर जब मांगेगा तब देना पड़ेगा। आज की तारीख में क्या है, वो कमिटमेंट है खाली कि हाँ आप जब मांगोगे मैं दूंगा। आपको पता है कि वो इस साल मांगेंगे कि अगले साल? सॉरी, किसके जैसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ गारंटी के जैसा। गारंटी एक सेपरेट एग्रीमेंट से एग्जीक्यूट होती है, किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रही है। ये जो है कमिटमेंट, ये क्या है, मैंने एक चीज करी है ऑलरेडी, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, देन आई एम ऑब्लाइज टू पे कॉल्स ऑन डिमांड। हम ये वो बता रहे हैं कि अभी मांगा नहीं है, मांगेंगे तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं दूंगा, तो हम इसको कमिटमेंट बोल रहे हैं ना कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ही एक्ट पे डिपेंड हो रही है। कंटिंजेंट लायबिलिटी किसी और चीज पर डिपेंडेंट है, ऐसा है ना फर्क, ये फर्क है। ये मेरे ही काम है, आप जब सिर्फ कमिटमेंट मैंने ही कुछ किया, सलमान खान नहीं बोलता कमिट करने के बाद मैं अपने भी नहीं सुनता,
वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, सलमान खान की कमिटमेंट है। ठीक है, अदर कमिटमेंट इफ एनी कुछ भी है तो दिखा दीजिए, दैट्स इट। बाकी एक बाइफर्केशन देना है, वो जैसा पहले वहां दिया था वैसा ही कंटिंजेंट लायबिलिटी का देना है, प्रोविजन का जैसा दिया था वैसा ही। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये सारे बाइफर्केशन तभी देना है व्हेन इट इज प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। पढ़ रहा हूं एक बार। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड इफ पॉसिबल हमें ये बताना है फाइनेंशियल इफेक्ट, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। ये क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। 3 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने इनसे लोन लिया और मैंने आपकी गारंटी इनको दी, ठीक है, आपने डिफॉल्ट किया तो इनको तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, पर मैं आपसे लेने के लिए तो एलिजिबल हूं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट वही है। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो ये सब चीजें बता दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो ये फैक्ट मेंशन कर दीजिए कि भाई एज ऑफ नाउ इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, वी कैन नॉट असर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट एंड टाइमिंग व्हेन इट विल बी पेबल। खत्म बात। ये हमने क्या कर दिया? स्टेट द फैक्ट, नॉट प्रैक्टिकेबल। अगर प्रैक्टिकेबल है तो बता देंगे ये सब, नहीं तो नहीं बताएंगे। हाँ, तो हम क्या बताएंगे? ये फैक्ट मेंशन कर देंगे कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। मैंने जो लाइन बोली क्या, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस एंड टाइमिंग फॉर पेमेंट, और ये मेंशन कर दिया, खत्म बात। दिस इज ऑल अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अब जब शेड्यूल 3 रिवाइज हुआ ना, कुछ ऐसे डिस्क्लोजर ऐड किए गए बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक आइटम से लिंक ही नहीं है। बस वो बोलते हैं कि हमें तो ये भी बताओ, हमें तो ये भी बताओ, वो ये भी बताओ में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको मैं कारों में पढ़ा चुका हूं। देखिए, पहला पॉइंट है बेनामी ट्रांजैक्शन वाला। बेनामी, इसको याद कैसे रखना है सर? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। सर, बेनामी ट्रांजैक्शन का मना करा है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। अगर इसके अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होती है तो कारों में रिपोर्ट करना होती है कि वो प्रोसीडिंग क्या है, स्टेटस क्या है, वो बताना होता है। ये बात हम कहां से बताएंगे? जब कंपनी हमें बताएगी। कंपनी हमें कैसे बताएगी? नोट्स टू द अकाउंट में बताएगी। तो इसका एक डिस्क्लोजर है जो भी हम पढ़ेंगे। फिर एक टर्म आप आजकल बहुत सुनते हैं, क्रिप्टो करेंसी। जानते हैं ना ये आप? अरे जानते हो कि नहीं यार? अच्छा, सॉरी। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं, अगर कंपनी उनमें डील कर रही है तो शेयर होल्डर को पता कैसे चलेगा? तो बोलते हैं इसका भी एक डिस्क्लोजर दीजिए। तीसरा, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनी। स्ट्रक ऑफ कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो आरओसी ने किसी रीजन से स्ट्रक ऑफ कर दी है, यानी उनका स्टेटस नॉन एक्टिव हो चुका है, उन कंपनी से अपना कुछ रिलेशनशिप है तो हमें उसका भी एक डिस्क्लोजर देना है। ये भी हम पढ़ेंगे। फिर एक होता है रेशो एनालिसिस। ये पढ़ लिया क्या आपने एफएम में? ठीक है, चैप्टर तो है ना, है ना? ठीक है, तो हम भी कुछ रेशियोज की बात करेंगे कि इनका डिस्क्लोजर कंपनी को देना होता है। वो एक नया डिस्क्लोजर ऐड किया गया था, तो रेशियो एनालिसिस। दूसरा, एक और चीज नई, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। ये पता है क्या कुछ आपको? इसका भी एक स्पेशल केस है ये। इसमें लास्ट ईयर से ऐसा शुरू हुआ कि हम जो फिगर दिखाते हैं कंपनीज में, उसको हमें, ये डेसिमल वाला नहीं है, ये फिगर्स इन 100, फिगर्स इन 1000, फिगर्स इन लैक्स वो बताना है। जैसे रिलायंस अपनी बैलेंस शीट कैसे देता है? रुपीज इन मिलियंस।
अब सबके लिए ये कंपलसरी कर दिया। अगर आप पेस एजुकेयर की भी बैलेंस शीट देखेंगे तो वो रुपीज इन 100 या 1000 में ही मिलेगी, कंपलसरी हो गया है। मैं 2-3 कंपनियों के अंदर हूं जैसे, तो वहां पर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए की मान लो शेयर कैपिटल है, साल भर में 5,000 रुपए की इनकम आई, हम दिखाते हैं 50 लिखा हुआ, ऊपर रुपीज इन 100। क्या करें, इस तरह से दिखाने की बात है। तो ये हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, और मेरे अकॉर्डिंग इस अटेम्प्ट के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है बेटा कि ये 5-6 चीजें एक साथ ऐड हुई थी, और है एक आध चीज मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं आ रही अभी, 1-2 चीज और है। हाँ बेटा, हाँ CSR वाला पॉइंट है, करेक्ट बोला आपने। एक है CSR वाला पॉइंट। ये CSR ऐसा है कि ये लॉ या ऑडिट कहीं ना कहीं तो बार बार आता ही है। लॉ में भी आपको है वो 134, 5, 6 क्या सेक्शन है ना, 34 नहीं, 34 तो ऑडिट में है अपना। ये कुछ 2 सेक्शन है जो अपने कारों में भी पढ़े थे। तो ये सब जब शेड्यूल 3 और कारो साथ साथ रिवाइज हुए, इन्होंने बोला इधर हमने चेंज किया मतलब मैनेजमेंट को बताना है, इधर कारो में चेंज कर दिया मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। तो ऐसा करके उन्होंने ये दोनों चेंजेस साथ साथ किए। तो यार ये एग्जाम में पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये दोनों बच रहे हैं यार। मैंने अभी मतलब ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, इस अटेम्प्ट के लिए भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, पर नहीं आया नवंबर 23 में। तो मुझे लगता है ये बहुत रिलेवेंट है हमारे लिए, ये आ ही सकता है एनी टाइम, क्योंकि ये जितने भी एडिशनल डिस्क्लोजर ऐड हुए उसमें यही नहीं पूछे दोनों। तो अपन ये 5-6 डिस्क्लोजर एक साथ पढ़ेंगे, सारे डिस्क्लोजर एक साथ पढ़ लेंगे। तो कल ये सारे डिस्क्लोजर खत्म करूंगा मैं, ऑल दिस, देन वी विल मूव टू P&L आइटम। बोलिए, P&L आइटम की चेकिंग, जैसे रेंट और ये खर्चे, सेल्स की चेकिंग, परचेस की चेकिंग, वो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। हार्डली विल टेक 2 days फॉर P&L आइटम। ये डिस्क्लोजर सारे कोशिश है कि कल खत्म कर पाएंगे तो कल, नहीं तो जो बैलेंस कैरी होगा होगा। इस तरह से ये ऐसा बेनामी और ये सब चीजें ऐसी हम पढ़ते जाएंगे 1 by 1। डन। तो यार इस चैप्टर को लेके थोड़ा सा मेहनत अपनी रोज डे टू डे कंटिन्यू रखिएगा आप। जो भी डाउट है अगर कुछ लग रहा है तो बताइएगा। ये ऐसे ही पढ़ना है चैप्टर आपको, है ना। जो बीच में गाला टाइम मिलता है, जैसे आज अपन ने जितना पढ़ा है, आपने हार्डली 2 या 3 पेज लिखे होंगे अगर लिखा है तो। हाँ जी, नहीं मेरा मतलब है आज का टोटल स्टफ कितना है, 3 पेज ही होगा ना, 3 पेज ही है ना। गाला टाइम में 3 पेज तो पढ़ सकते हो आप, है ना। लेट्स रिवाइज ऑन ए टी। दोस्त के साथ जब बाहर जाओ चाय लेके पीने, तो साथ में कॉपी ले जाओ, ये 3 पेज एक बार साथ में दोनों देखते भी जाओ, डिस्कस भी करो। अपने को क्या करना है, मुख्यमंत्री कौन बना, अपना तो यही है ना मेन डिस्कशन, अपना तो मेन डिस्कशन यही है। तो यहीं पे अपने को टाइम लगाना है यार बेटा। तो ये वाला थोड़ा ऐसा गाला टाइम में डिस्कस करते जाओ, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, जैसा अपन बार बार बोल रहे हैं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। और पुराना किसी का कोई डाउट है तो भी बताइएगा।